नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की बड़ी खबरों पर। मुंबई में अगर देखा जाए तो आप आज खूब घमासान हुआ है, लेकिन राजनीतिक हलचल पर सबसे पहले हम नजर डालेंगे। अभी 8 अगस्त को शिवसेना का भविष्य तय होने वाला है कि शिवसेना आखिर किसके पास जाएगा, धनुष बाण आखिर किसके पास जाएगा। तो चलिए, इसके लिए शिवसेना का संविधान जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि आखिर शिवसेना किसको मिलनी चाहिए। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि वही असली शिवसेना है, लेकिन क्या वो शिवसेना हथिया सकते हैं? ये सवाल मौजूदा दौर में बहुत महत्वपूर्ण है और इस सवाल का जवाब शिवसेना के संविधान में छुपा है। वो संविधान जो शिवसेना ने चुनाव आयोग में कई साल पहले जमा कराया है। शिवसेना का ये संविधान जिन लोगों ने पढ़ा है उनका दावा है कि एकनाथ शिंदे कभी भी शिवसेना हथिया नहीं सकते, क्योंकि इस संविधान में शिवसेना प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति का फैसला ही अंतिम है और सभी को उसे मानना बंधनकारी है। शिवसेना प्रमुख का पद ही सर्वोच्च है और उसे किसी को भी पार्टी से निकालने का अधिकार है। किसी को भी पार्टी से निकालने का फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सलाह से शिवसेना प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति ले सकते हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे ने शनिवार को शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई थी। शिवसेना का संविधान कहता है शिवसेना प्रमुख का चुनाव पार्टी की प्रतिनिधि सभा करती है। प्रतिनिधि सभा में सिर्फ विधायक और सांसद ही नहीं बल्कि जिला प्रमुख, जिला संपर्क प्रमुख और मुंबई के विभाग प्रमुख भी शामिल होते हैं। 2018 में जब उद्धव ठाकरे को शिवसेना प्रमुख चुना गया था, उस वक्त शिवसेना की प्रतिनिधि सभा में 282 प्रतिनिधि थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे को पार्टी का प्रमुख चुना था। इतना ही नहीं, शिवसेना की नीति नियामक इकाई जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहते हैं, उसका चुनाव भी प्रतिनिधि सभा ही कराती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 सदस्य होते हैं। इनमें से शिवसेना प्रमुख पद पर बैठा व्यक्ति अधिकतम 5 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अवधि 5 वर्ष की होती है। 2018 में शिवसेना की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए 9 सदस्यों को निर्वाचित किया था, जिनमें आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधर डाके, दिवाकर रावते, सुभाष देसाई, रामदास कदम, संजय राउत और गजानन कीर्तिकर चुने गए थे। इनमें से सुधीर जोशी दिवंगत हो चुके हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बाद में 4 और सदस्यों की नियुक्ति की, जिनमें आनंद गीते, चंद्रकांत खैरे, आनंद राव अड़सूल और एकनाथ शिंदे की नियुक्ति राष्ट्रीय कार्यकारिणी में की गई थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल लोगों को ही अपने नाम के साथ शिवसेना नेता लिखने का अधिकार होता है। पार्टी का संविधान कहता है कि शिवसेना प्रमुख पर बैठे व्यक्ति को संगठन में किसी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सलाह से निकालने का अधिकार है। उल्लेखनीय है कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के विधायक भले ही टूटकर चले गए हैं, परंतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य नहीं गया है, यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर अब भी उद्धव ठाकरे का वर्चस्व है। शिवसेना का संविधान कहता है कि संविधान में किसी भी संशोधन का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। पार्टी के संविधान में ये भी लिखा गया है कि यदि किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मतभेद होती है तो ऐसी स्थिति में शिवसेना प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति का निर्णय ही अंतिम, सर्वमान्य और बंधनकारी होगा। ऐसे में अब बागी शिंदे गुट के पास किसी दूसरी पार्टी में विलय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई से एक ऐसा बाइक चोर गिरफ्तार हुआ है जो लड़कियों को घुमाने के लिए बाइक चोरी करता था, शौक के लिए बाइक चोरी करता था और ट्रायल के लिए वो लेता था कि थोड़ी देर के लिए मुझे चलाने के लिए दे दीजिए और उसके बाद लेकर फरार। उसको ये गाड़ी के बारे में उसने दिलचस्पी दिखाई कि बहुत अच्छी बाइक है, मुझे एक राउंड मारने के लिए दे दो, और उसके बातों में फिरियादी आ गया। उन्होंने उसको बाइक चलाने के लिए दी और वैसे उसको चीट करके वो बाइक लेके चला गया। तो मुंबई से एक अजब गजब मामला सामने आया है, जहां एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया गया है जो महंगी बाइक की राइड लेने के बहाने उन्हें लेकर फरार हो जाता था। 26 साल के आरोपी ने मुंबई में कई बाइकों की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी जुबैर इरफान सैयद लोगों से उनकी महंगी बाइकों को लेकर बात करता था और खुद एक बार राइड लेने की इच्छा जाहिर करता था। देखने में काफी अमीर लगने वाला जुबैर को जब बाइक मिल जाती थी वो खुद उसे लेकर राइड के बहाने फरार हो जाता था। पुलिस फिलहाल आरोपी से और ज्यादा पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय जुबैर हैदराबाद का रहने वाला है और मुंबई में रहता है। जुबैर मुंबई में एक लग्जरी लाइफ जीता है। उसका हमेशा से महंगे कपड़े पहनना और महंगी बाइकों को चलाने का शौक रहा है।
इसीलिए ही जुबैर हैदराबाद से मुंबई भी आया था। मई में जुबैर एक महंगी बाइक लेकर फरार हो गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को इस बारे में बताया था कि जुबैर ने एक दिन उसे रोका और बाइक की तारीफ की, जिसके बाद उसने खुद भी यही बाइक खरीदने की इच्छा जताई। फिर जुबैर ने बाइक मालिक से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि एक राइड वो लेना चाहता है, जिसके बाद वो बाइक लेकर वापस ही नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई का कोस्टल रोड, जो कि उद्धव ठाकरे का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो 2023 तक पूरा होने की आशंकाएं जताई जा रही है। मुंबई में कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पहले चरण का 58% काम पूरा हो चुका है। ये जानकारी बीएमसी ने बुधवार को दी है। बीएमसी के मुताबिक कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहत सुरंगों का 69.5% काम पूरा हुआ है। वहीं डाउन टनल का काम 100% पूरा हो चुका है, जबकि ऊपरी टनल का काम 39% पूरा हुआ है। गौरतलब है कि ये प्रोजेक्ट 1200 करोड़ की लागत से तैयार होगा और इसकी नवंबर 2023 तक चालू होने की पूरी उम्मीद है। बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कुल 111 हेक्टेयर भूमि में से 107 हेक्टेयर का काम पूरा कर लिया गया है। समुद्र के दीवार पर भी 70% काम पूरा हो चुका है। गौरतलब है कि कुल प्राप्त भूमि में से 70 हेक्टेयर का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए होगा। 26.50 हेक्टेयर परियोजना पर अंतर परिवर्तन के निर्माण के लिए और 14.50 हेक्टेयर समुद्र की दीवार के निर्माण के लिए तटीय सड़क को समुद्र की लहरों से बचाने के लिए किया जाएगा। इस तरह पुलों के नीचे बनने वाले 175 मोनोपाइलों में से 10.58 किलोमीटर लंबी सड़क पर 70 यानी 40% काम पूरा किया जा चुका है। एमसीआर में 2.7 किलोमीटर की जुड़वा सुरंगें भी शामिल है, जिनमें से एक प्रियदर्शनी पार्क से नेताजी सुभाष मार्ग तक तैयार है और दूसरी सुरंग का काम लगभग 40% पूरा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट पर अचानक से यात्रियों की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप देखते होंगे कि ट्रैफिक तो बाप रे बाप। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं। कोविड के कम होने के बाद दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में इस बार भारी वृद्धि हुई है। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले वर्ष 2021 की पहली छमाही की अपेक्षा 2022 की पहली छमाही यात्रियों की संख्या में 132% का इजाफा हुआ है। जनवरी से जून के बीच करीब 17 मिलियन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा की है। इसके कारण पश्चिमी देश की ओर जाने के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रमुख हवाई अड्डा है तथा यहाँ पर सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं की उपलब्धता मानी जा रही है। इन यात्रियों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 1,30,000 उड़ानों का संचालन किया गया। इनमें से 97,460 उड़ानों से 13.36 मिलियन घरेलू यात्रियों ने यात्रा की, जबकि 3.48 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 24,910 उड़ानें संचालित की गई, जो 2021 की पहली छमाही की तुलना में 97% अधिक है। साथ ही चार्टर्ड फ्लाइट की भी संख्या बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। सोशल मीडिया पर कई चीजें वायरल होती है। एक खबर लगातार वायरल हो रही थी कि अंतिम संस्कार के सामानों पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। आखिर इस वायरल खबर की सच्चाई क्या है, जाना है मेट्रो मुंबई ने। सोशल मीडिया की खबरों में आया था कि अंतिम संस्कार के लिए जरूरी सामग्री पर भी जीएसटी लगा दिया गया है और वो भी 18% की दर से। लोग सोचने लगे थे कि कफन, लकड़ी, गोबरी, बांस, घी, केरोसिन, राल, फूल माला सभी पर जीएसटी लग गया होगा। कोई एक गांव से दूसरे गांव जाने की यात्रा कैंसिल कर सकता है, लेकिन अंतिम यात्रा का समय वो ठिकाना नहीं टालता। ऐसा तो संभव नहीं था कि जीएसटी के भय से लोग मरना टाल दे। नियति अपना काम करती है। मौत के बाद किसी को दुनिया से वास्ता नहीं रह जाता, लेकिन खर्च तो उसके आश्रितों को ही उठाना पड़ता है। जब लोगों ने शमशान और कफन सेवाओं पर जीएसटी की बात पढ़ी या सुनी, तो उनमें से कुछ को राजा हरिश्चंद्र की करुण कहानी याद आ गई, जिसमें डोम के दास के रूप में हरिश्चंद्र ने अपने मृत पुत्र रोहितराज के अंतिम संस्कार के लिए अपनी पत्नी तारामती से टैक्स मांगा था। तब साधनहीन तारामती ने अपनी साड़ी का पल्लू काट कर दे दिया था। अब पत्र सूचना विभाग ने रिपोर्ट जारी कर कहा है कि अंतिम संस्कार
दफन, शमशान या मुर्दा घर सेवाओं पर सरकार ने किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाया है। सोशल मीडिया में जो भी खबरें प्रसारित की जा रही है वो पूरी तरह फर्जी है। इनसे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आशय यही है कि जीते जी जीएसटी भुगतो, मरने के बाद ये नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बाइक स्टंट करने के लिए एक युवक इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए बाइक चोरी करता था, उसके बाद बाइक को खड्डे में फेंक कर चला जाता था, यानी काम हुआ और बाइक खड्डे में। बाइक स्टंट कर रहे इस युवक को देखकर आपको लगेगा कि ये एक अमीर नौजवान है जो मुंबई की सड़कों पर बिना किसी डर के बाइक पर स्टंटबाजी कर रहा है। लेकिन जरा रुकिए, महंगी बाइक से खतरनाक स्टंट करने वाला ये युवक दरअसल एक चोर है और इसके ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में चेन स्नैचिंग, मोबाइल चोरी और हत्या के प्रयास तक के मामले दर्ज है। मुंबई के तिलक नगर, अंधेरी, शिवाजी नगर, इस इलाके में भी उसने बहुत सारे ऐसे हादसे किए हैं, ये जो अंजाम किए वो भी सामने आए हैं। इसके ऊपर पहले एक हत्या का भी गुना दाखिल है शिवाजी नगर में, और भी कई सारे गुने उसके ऊपर दाखिल है। इसके स्टंट देखिए आपने, कैसे मुंबई की सड़कों पर बिना किसी डर के ये बाइक को हवा में उछालता हुआ नजर आता है। ये चोर मुंबई की सड़कों से पहले इंपोर्टेड बाइक चोरी करता था और फिर उसी बाइक से चेन स्नैचिंग को अंजाम देकर उसे खड्डे में फेंक दिया करता था। चोरी करने के पहले, कोई भी अंजाम देने से पहले नई मोटरसाइकिल चोरी करता था। वो मोटरसाइकिल के ऊपर मुंबई के कई सुनसान इलाका, रास्ता या और कई उसका स्टंटबाजी का वीडियो बनाता था, वो इंस्टाग्राम में वगैरह वो डाल देता था और उसके बाद में वही मोटरसाइकिल के ऊपर से ये चोरी का गुना करके वो मोटरसाइकिल कहीं भी जाके फेंक देता था। लेकिन इसकी स्टंटबाजी और चोरी चकारी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और कुराल पुलिस ने इस स्टंटबाज चोर को गिरफ्तार कर लिया। 19 साल का ये स्टंटबाज चोर मोहम्मद मोहसिन लाइक अहमद अंसारी उर्फ राइडर महंगी बाइक चोरी कर बाइक पर स्टंटबाजी का वीडियो बनाकर और फिर चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देकर बाइक को गड्ढे में फेंक कर रफू चक्कर हो जाया करता था और फिर दूसरी महंगी बाइक की तलाश करता था। इस आरोपी को इंस्टाग्राम पर वीडियो डालना सबसे ज्यादा भारी पड़ा, क्योंकि पुलिस ने 1 महीने तक उस पर ही नजर रखकर इस चोर को गिरफ्तार कर लिया। मेट्रो मुंबई के लिए धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में अब एक और केबल ब्रिज बनने जा रहा है सीलिंग के बाद, जानिए आखिर कहां। शहर की सबसे व्यस्त रेलवे ओवरब्रिज में से एक भायखला की पुरानी आरओबी के बगल में अत्याधुनिक डिजाइन वाला केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। महाराष्ट्र के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुताबिक पुराने पुल पर मौजूदा यातायात को बाधित किए बगैर नया केबल ब्रिज अक्टूबर 2023 तक बनाने की योजना है। केबल से जुड़ा ब्रिज होने से रेलवे सीमा और बीएमसी बाजार क्षेत्र में पिलर अत्यंत कम होंगे, केबल स्टे ब्रिज मजबूत भी होगा। मुंबई में सड़क नेटवर्क पर पहली बार एक अत्याधुनिक डिजाइन वाला एक केबल स्टे ब्रिज और सेल्फी पॉइंट भायखला आरओबी के समांतर आएगा। ये ब्रिज बांद्रा वर्ली सीलिंग की तर्ज पर होगा। बीएमसी ने महारेल को मुंबई में 10 आरओबी और 1 रोड अंडर ब्रिज के निर्माण का काम सौंपा है। भायखला आरओबी इनमें से एक है। महारेल के अनुसार एक सेल्फी पॉइंट के साथ पुराने रेल पर सिग्नेचर थीम लाइटिंग स्थापित करने की योजना है। आरओबी यानी केबल स्टे ब्रिज में 4 लेन होंगे। यहाँ 100 साल पुराना आरओबी 1922 में बना था। इसकी रीगार्डिंग की जाएगी। भायखला आरओबी शहर के सबसे व्यस्त पुलों में से एक है। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ने के साथ सीएसएमटी दादर के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करती है। बीएमसी के अधिकारी पहले ही वेंडरों की शिफ्टिंग पर फैसला लेने के लिए साइट का सर्वे कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो एक फ्लाइट देर हो गई इसीलिए क्योंकि 2 पायलटों के बीच आपस में झगड़ा हो गया। ऐसा भी होता है, सत्य घटना है, जानिए। बच्चों को आपस में लड़ते हुए आपने कई बार देखा होगा। जिद में बच्चे एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। बड़े और समझदार लोग की भी कई बार छोटी छोटी बातों पर आपस में झड़प हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट्स को लड़ते देखा है? आप सोच रहे होंगे कि पायलट जैसे इम्पोर्टेंट रोल को अदा करने वाले समझदार लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते।
लेकिन बीते दिनों अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट में ऐसा ही कुछ हुआ। प्लेन में सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी थी। सिक्योरिटी चेक इन के बाद यात्री प्लेन में बोर्ड कर चुके थे। प्लेन के सारे इंजन चेक कर लिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी प्लेन को उड़ाने में 2 घंटे देरी हो गई। दरअसल इस प्लेन को उड़ाने को लेकर पायलट्स में बहस शुरू हो गई। प्लेन के पायलट और को पायलट के बीच बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अन्य स्टाफ्स को इसमें दखल देना पड़ा। लेकिन इस बहस की वजह से प्लेन रनवे पर 2 घंटे खड़ी रही और यात्रियों को अपनी यात्रा में 2 घंटे की देरी झेलनी पड़ी। इस घटना को लेकर अलास्का एयरलाइंस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये झगड़ा प्रोफेशनल था, इस वजह से फ्लाइट AS1080 को उड़ान भरने में देरी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो एक पायलट की आखिरी वीडियो आपको भावुक कर देगी। आखिरी यानी उसके जीवन की आखिरी नहीं, उसके आखिरी उड़ान की वीडियो। आइए देखते हैं। 1976. I took my first training flight in the Air Force. इंटरनेट पर हर रोज न जाने कितने वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ ही वीडियोस ऐसे होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं। इस वीडियो में एक पायलट अपने करियर की आखिरी उड़ान भरने से पहले यात्रियों से कुछ कहता है। अपनी छोटी सी स्पीच के दौरान पायलट इमोशनल भी हो जाता है। सभी यात्री पायलट की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं और स्पीच के आखिर में तालियों से पायलट का हौसला बढ़ाते हैं। इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। पायलट सभी यात्रियों से पूछता है कि कितने लोग 1976 बॉर्न हैं। उसके बाद ऐसे कई लोगों को प्लेन में देखकर पायलट मजाक में कहता है कि प्लेन में काफी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। 1976 में पायलट ने एयरफोर्स में अपनी पहली ट्रेनिंग फ्लाइट की उड़ान भरी थी, लेकिन 43 साल के बाद अब ये पायलट उसके करियर की आखिरी फ्लाइट होने वाली है। पहले आप भी इस वीडियो को देखिए। 1976. I took my first training flight in the Air Force at the Air Force Academy in Colorado. So 43 years later, and 8 different airplanes, and about 10 to 12,000 flights and 25,000 hours of flying. Glad to have you here on my last flight. पायलट की बात सुनकर सभी यात्री तालियां बजाने लगे। इसके बाद पायलट बोला कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फ्लाइट सुरक्षित रहेगी तो चिंता मत कीजिए। ये मेरी अब तक की सबसे सुरक्षित फ्लाइट होने वाली है, क्योंकि इसमें मेरी पत्नी और बच्चे भी बैठे हुए हैं। यात्रियों को पायलट का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी पसंद आया। इस वीडियो को देखकर काफी लोग इमोशनल हो रहे हैं, आप भी हो रहे होंगे। बता दें कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोगों को पायलट का अंदाज खूब भा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।